मेरे प्यारे साथी, अगर आपकी ऐसी सोच है कि मैं सामाजिक विज्ञान में क्या करूंगा, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए भैया जी, तो आज की इस क्लास को मेरे प्यारे साथी, आज की इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लेना। मेरे प्यारे साथी, आज की इस क्लास के अंदर आपके भैया, आपके हितेश भैया आपको बताएंगे कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड के लिए जो आपका पेपर 20 फरवरी को होने वाला है ना, उसमें केवल आपको ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, मेरे प्यारे साथी, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, इस नोट्स को प्रिपेयर करने में मुझे पूरी रातें लग गई हैं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें देने वाला हूं। आज की इस वीडियो को जो भी प्यारे साथी देखता है एकदम अंत तक, मेरे प्यारे साथी, सामाजिक विज्ञान में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, और पूरा का पूरा जो आपका 70 में 70 नंबर होता है प्यारे साथी, मैं आप आज की इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस, दूसरे हमारे वर्णात्मक क्वेश्चंस जिसमें मेरे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं और हमारे दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे साथी मानचित्र वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर प्यारे साथी, इस वीडियो को केवल आप अंत तक देख लेना। आपके केवल 4 टॉपिक पढ़ के आपके 70 में 70 नंबर क्लियर ना हो जाए, आज की इस वीडियो को आप डिलीट कर देना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि हमारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे ना, वे ऐसे कौन कौन से भैया जी क्वेश्चंस होंगे जो कि हमको तैयार करके जाने हैं। वह कौन से लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे जो आपको तैयार करके जाने हैं, और वह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस मैं आपको A to Z इसी क्लास के अंदर सब कुछ देने वाला हूं, ठीक है। और इसी वीडियो के अंदर प्यारे साथी, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोनस टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, मेरी पूरी टीम ने मिलकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तैयार की आपके लिए, बस इस क्लास को आप अंत तक देख लेना, है ना। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं वह सारे क्वेश्चंस जो कि आपको 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो आप एक एक करके इन सभी प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं करोगे ना, तो इनको याद कहां से करोगे, और जब याद नहीं करोगे तो पेपर में करोगे कहां से, है ना। तो चलो सबसे पहला प्रश्न नोट करो भाई कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चंस आपको देख लेना 2026 के क्वेश्चन पेपर में आपको 100% रखा हुआ मिलेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करता हूं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन 1789 ईस्वी। केवल एक ऑप्शन है, ज्यादा भटकना ही नहीं है, आपको सिंपल से इसी तरीके से सारे आंसर याद कर लेने हैं यहीं के यहीं पर। दूसरा आंसर याद करो कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। मेरे प्यारे साथी, अब तक की सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है बोर्ड में, तो मैजनी लगा देना इसको। तीसरा क्वेश्चन तैयार करो तुरंत, अभी के अभी एकदम, कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। प्यारे साथी, ऑटो वान बिस्मार्क का नाम याद कर लेना कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो हमारा प्रमुख नेता था, वो हमारा ऑटो वान बिस्मार्क था। मेरे प्यारे साथी, इन 3 क्वेश्चन को तैयार करो। चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, ये किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महत्वपूर्ण घटना के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी प्यारे साथी, वह की गई थी। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, और आगे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके MCQ के कराने वाला हूं, सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से नोट जरूर कर लेना। तो प्यारे साथियों, यहां से अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 वाले की, तो हमारा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस कानून को तोड़ करके की गई थी। तो आप आंसर में टिक लगा के आना पेपर में कि नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए 5 नंबर प्रश्न नोट करिए कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। मेरे प्यारे साथी, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, मेरे प्यारे साथी नोट कर लेना 1929। और जिस भी प्यारे साथियों को डर लग रहा है ना कि भैया जी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया जी कि इन सब्जेक्ट में मेरे कितने नंबर आएंगे, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर भी डर लग रहा है कि क्या मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं इतना पढ़ लूं कि मेरे 80 से ज्यादा 85 प्लस नंबर आ जाए हर सब्जेक्ट में। मेरे प्यारे साथी, इसीलिए आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए बोनस टिप रेडी की है। इसको जरूर समझ लेना, 1 मिनट दे करके गारंटी दे रहा हूं, पेपर का डर आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चंस पर वापस आता हूं, तो हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, इसको जरूर नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर से पहले। कह रहा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। आपने देखा होगा कि कपास की खेती जब की जाती है तो उसमें हमेशा याद रख लेना कि काली मिट्टी
क्या होती है, बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मिट्टी में ही जितनी भी आपकी कपास की खेती वह की जाती है ना। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। आगे याद करिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात राज्य में। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं रेशेदार फसल की बात करता हूं ना, तो आप जूट को बिल्कुल सही करके आएंगे, है ना। क्या सही करके आएंगे, जूट, अपने जो हमारा राइट आंसर जूट है, इसको आप बिल्कुल पेपर में सही करके आएंगे। एक क्वेश्चन और एक आंसर, और ऐसे मैं आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के कराने वाला हूं। आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से बस नोट करना और तैयार करना। 9 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। तो अगर मैं रबी की फसल की बात करता हूं तो गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, सारी हमारी जो होती हैं रबी की फसलें होती हैं। लेकिन ऑप्शन में हर बार आपको पेपर में गेहूं ही देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। प्यारे साथी, अगर मैं बात करता हूं कि तांबा का सबसे ज्यादा, है ना, तांबा जो होता है इसका सबसे ज्यादा मुख्य उत्पादक वाला हमारा राज्य कौन सा होता है, तो आप मध्य प्रदेश को बिल्कुल सही करके आएंगे, है ना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद चलिए बात करते हैं, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। जब हम लोग विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कर देते हैं ना, तो वह क्या कहलाता है। चलिए आपको आंसर दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं। एवरी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लघु भी कराऊंगा, दीर्घ भी कराऊंगा, मानचित्र भी सॉल्व कराऊंगा। डेफिनेटली इस क्लास को आप प्यारे साथी पूरी देख लेना। आपके हितेश भैया F24 क्लासेस वाले आपको हर सब्जेक्ट में बेहतर नंबर दिलाएंगे, बस आप क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चंस के आंसर की भाई, तो हमारा सामुदायिक सरकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे ना, एवरी वीडियो जैसे ही आपके पास मेरी कोई क्लास आती है ना, तुरंत जो आपका नोटिफिकेशन होता है बेल, इसको ऑन करके रख लेना, है ना। इस तरीके से सब्सक्राइब वाले आइकन के बगल में ये दिखेगा आपको, इसको ऑन कर लेना। अब जैसे ही मेरी कोई क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली आएगी, तुरंत आप तक पहुंचेगी और तुरंत उस क्लास को देखना और सारे के सारे क्वेश्चंस को पेपर से पहले नोट करके याद करके चले जाना, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा संघीय सूची का विषय है। तो अगर मैं संघीय सूची के विषय की बात करता हूं तो देखिए, रक्षा जो होती है हमारी, रक्षा करना, किसी की जब हम रक्षा करते हैं ना, तो वह हमारा एक तरीके से संघीय सूची में आता है। और हर बार क्वेश्चंस में आपको यही ऑप्शन हर बार पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। तो रक्षा क्या होता है, संघीय सूची में आने वाला एक हमारा विषय होता है। इसको आप तैयार कर लेना, पेपर से पहले बहुत आता है पेपर में ये। आगे बताइए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा, इसको नोट कर लीजिए। हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान समझना, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर मैं बात करता हूं जहां धर्मनिरपेक्ष है ना, तो वह हमारा है आई थिंक, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं अपने बिल्कुल सही आंसर की, तो यहां कह रहा है कि सभी धर्मों को समान समझना, धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहां पर देखिए आप इसको काट लेंगे और पेपर में देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा भारत, ठीक है, आपको भारत का ऑप्शन दिखेगा। आप भारत वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही करके आएंगे मेरे प्यारे साथी, क्योंकि भारत हमारा एक तरीके से, हमारा देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पर हमारा कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, सभी प्रकार के लोग अपने अनुसार कोई किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। तो आप भारत को सही करके आएंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिए कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। सभी छात्र यहां पर नोट करेंगे आंसर को, जनता। कि लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा शक्ति का स्रोत होती है वो जनता होती है, और जनता ही क्या करती है, अपनी सरकार को चुनती है। इस बात को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। आगे नोट करिए कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो व्यापार जो होता है ना, व्यापार, राज्य सूची, क्या बात कर रहा है, राज्य सूची की बात कर रहा है कि हमारा राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो आप व्यापार को नोट कर लें, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में टकराने वाला है। आगे नोट करिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहां बात करता हूं तो जो हमारा केरल होता है ना, सभी लोग स्टार्टिंग से सुनते चले आए हैं कि भैया केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग पाए जाते हैं ना, तो वहाँ से मैं याद कर लूँगा कि केरल में हमारे सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। तो आंसर आपका केरल हो जाएगा। बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक को किस अन्य नाम से जाना जाता है ना। हमारा जो द्वितीयक क्षेत्रक होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से कह लो या फिर किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह हमारा है औद्योगिक क्षेत्र। क्या है भाई, औद्योगिक क्षेत्र। नोट कर लें सभी प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। अगर मैं बात करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना मेरे प्यारे साथी, वह कब की गई थी, तो आप 1935 को बिल्कुल सही लगा करके आएंगे। यानी 1935 में हमारी क्या थी कि हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये हमारा सबसे ज़्यादा अब तक की पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे और बेहद अच्छे तरीके से इसको तैयार करके जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। देखिए फ्रांस हमारा एक तरीके से, देखिए फ्रांस क्या है, विकसित देश है। पर आप कहेंगे भैया चीन इस समय बहुत ज़्यादा विकसित देश है। पर ये जो हम लोग ये जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया था ना, ये हमारी हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री आप सभी को क्या बताती है, हमारी प्राचीन चीज़ें बताती है। क्या बताती है, प्राचीन चीज़ें। तो मैं वहाँ से कह सकता हूँ प्यारे साथी कि हमारा जो फ्रांस है ना, ये हमारा कैसा देश है, एक विकसित देश है। तो इसको नोट कर लेंगे और पेपर में आपको फ्रांस दिख जाए तो उसको आप सही करके चले जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो ये मेरे हिसाब से ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। और आज मैं आपको जो इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराने वाला हूं ना मेरे प्यारे साथी, मैं आपको डायरेक्ट कह दे रहा हूं, इन्हीं को बस तैयार कर लेना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ना, बस इन्हीं को तैयार कर लेना पेपर में। इन्हीं में से आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे, है ना, पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो राज्यों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ना, वो क्या कहलाता है। तो जब हम लोग एक वस्तु से दूसरे, मतलब एक देश से जब दूसरे देश में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं ना, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वस्तु ले जाते हैं, है ना, वहाँ की कोई वस्तु अपने स्थान पर ले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने ज़िले में रहते हो, दूसरे ज़िले से कोई वस्तु आपके ज़िले में आती है और आपके ज़िले की कोई वस्तु दूसरे ज़िले में जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, आदान प्रदान करना वस्तुओं का, ये आपका आंतरिक व्यापार कहलाता है। तो इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उसको बड़े अच्छे से गौर से ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लग रहा है कि भैया जी मैथ्स में मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कि मैथ्स में मैं कितने मार्क्स लेकर के आऊँगा, मेरे पास बहुत कम क्वेश्चंस हैं, कौन से सवाल हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। हिंदी में भैया जी क्या तैयार करें, है ना, हिंदी में गद्यांश पद्यांश, जो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है संस्कृत वाले, पत्र लेखन, क्या मतलब पूरी चीज़ें हमें बता दीजिए। ऐसे सोशल साइंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हालांकि आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए, बहुत अच्छी बात है, ये 100% आएंगे। लेकिन क्या होता है कि आपके पेपर में प्यारे साथी 7 सेट बनते हैं। कितने, 7 सेट। और 7 सेट में अलग अलग 20 अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास समय बहुत कम है और आपको लगता है ना कि मेरा बोर्ड एग्जाम कुछ ही समय बाद होने वाला है, तो आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए बोनस टिप रेडी कर दी है। इस बोनस टिप्स में मेरे प्यारे साथी, मेरी टीम ने क्या किया है कि आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। और इस ई बुक को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस ई बुक को बनाने में ना हम लोगों ने इसमें जनवरी से लगे हुए थे। जनवरी से लगाकर पूरा आपका मान लो कि दिसंबर तक इसमें पूरा समय गया है। और ये जो ई बुक रेडी हुई, हम 3 लोगों ने, सर्वेश भाई, मैंने और अतुल भाई ने मिलकर रेडी की है। इस ई बुक का जो प्राइस रहने वाला है प्यारे साथी, एक देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आज के समय में यार शिक्षा कोई भी फ्री में नहीं देता है। लोग 500 का कोर्स बेचते हैं, 600 का कोर्स बेचते हैं, 700 का बेचते हैं और लोग खरीद भी लेते हैं, है ना, नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरी टीम ने मेहनत की है। मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना महंगा कोर्स बेच सकूं। लेकिन जो हम आपको देने वाले हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एवरी सब्जेक्ट में आपको 100+ MCQ मिलेंगे। वह MCQ जिनको आप पढ़ के चले जाते हो ना, ये जो मैंने 20 MCQ लिए है ना, इसी 100 MCQ में से लिए, इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये 100% पेपर में आएंगे। और ऐसे ही आपको मैंने हर सब्जेक्ट में आपके 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ ले रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको 100% पेपर में फंसेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, जैसे साइंस में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, है ना, बायो में आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 10 से ज़्यादा वायरल पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। और इन वायरल पेपर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे जिनकी आपने संकल्पना भी नहीं की होगी, है ना। तो प्यारे साथी, अगर आप लेना चाहते हो, आपका मन बन गया है ना कि नहीं अब मुझे इतने सस्ते में मिल रहा है तो भाई मैं क्या ही लूँ। बर्गर का प्राइस 30 रुपये चल रहा है, 2 समोसे खाओगे जा करके तो 15 रुपये चल रहा है। हम क्या करेंगे,
हम प्यारे साथी आज हम कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर मुझे सब सब्जेक्ट में बेहतर नंबर लाने हैं, ऑल सब्जेक्ट में मुझे बेहतर नंबर लाने हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे सभी पेपर होने वाले हैं, तो मैं भैया सभी 75 रुपये पे करके यूट्यूब से Have24 क्लासेस हितेश भैया से मैं क्या करूंगा, सारे सब्जेक्ट की ई बुक ले लूंगा। कहाँ से मिलेगी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि 75 मेरे लिए बहुत है, मेरे पास है ही नहीं, मैं बर्गर अर्गर भी नहीं खाता हूँ, तो मात्र 15 रुपये में मेरे प्यारे साथी आपको एक सब्जेक्ट की ई बुक दी जा रही है। और अगर आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट में बेहतर नंबर लाना, कि नहीं मेरे पास 75 रुपये से बहुत ज़्यादा रुपए हैं, तो आप डेफिनेटली सभी ले लेना, क्योंकि सभी में बहुत वर्क किया गया है इन सभी चीज़ों में, है ना प्यारे साथी। अब मिलेगा कहाँ से, तो मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अरे सर्वेश भाई थोड़ा सा लाइट चालू कर दीजिए, थोड़ा सा हाँ ओके चालू हो गई, ठीक ठीक। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे ना प्यारे साथी, तो वहां पर क्या होगा कि आपको एवरी सब्जेक्ट के सामने आपको लिंक दे रखा होगा, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मेरी बातों को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इतने सस्ते में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई चीज नहीं दे रहा होगा, ठीक है। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, सभी सब्जेक्ट के सामने आपको एक लिंक दे रखा होगा, ठीक है प्यारे साथी। और जैसे ही उस लिंक पर आप पर्टिकुलर क्लिक करोगे, तो वह लिंक आपको ले जाएगी ई बुक वाले सेक्शन में, जहां पर आप क्या करोगे, एवरी लिंक पर क्लिक करोगे तो एवरी लिंक आपको एवरी सब्जेक्ट के ई बुक पर ले जाएगी। और एक ई बुक का प्राइस 15 रुपए है। तो 100% जितने भी क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं भाई, 15 रुपए प्राइस है मात्र। सोचना भी मत कि 15 रुपए में क्या है, बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो एक बार जाना और अच्छे से देखना। फिलहाल इतनी जानकारी देनी थी जो मैंने दे दी। अब मैं आपको वह क्वेश्चंस बताने वाला हूं प्यारे साथी, वापस पर क्लास पे आते हैं ना। तो ये वह लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि एक क्लास में इनके आंसर बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर आप ई बुक ले लेते हैं सोशल साइंस की, है ना, ई बुक ले लेते हैं सोशल साइंस की 15 रुपए पे करके, तो मान लीजिए कि 15 रुपए में ये सारे क्वेश्चंस प्लस इनके आंसर प्लस 100 प्लस एमसीक्यू और प्लस आपको 10 से ज़्यादा वायरल पेपर मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली इतनी चीज़ें, एक फ़ोन आपको मिलेगा, और वह फ़ोन जो होगा ना प्यारे साथी, आपको बोर्ड पेपर तक आपके साथ रहेगा। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठने जाओगे, उसके 1 घंटा पहले तक आपके पास फ़ोन रहेगा, और PDF खोलकर कभी भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। समझ में आया ना। तो एक बार 15 रुपए के बारे में मत सोचना कि क्या है, और हो सके तो 75 रुपए में सारी ले लेना, है ना। फिलहाल क्वेश्चंस पर आते, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे पढ़ाते नहीं है। फिलहाल अगर मैं अपने पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं, क्वेश्चंस हमारा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन कौन था। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, कह रहा है कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से है। तीसरा नोट करिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के, भारत में, भारत लिख लो यहां पर, भारतीय नहीं आएगा, भारत आएगा पेपर में। तो भारत में, जो भारत में राष्ट्रवाद था ना, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखो। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और एवरी क्वेश्चंस ये आपको आंसर के साथ मिलेंगे ई बुक के अंदर, ठीक है। ई बुक के अंदर 15 रुपए अभी पे कर देना, तो अभी ई बुक मिल जाएगी, और अभी से सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन नोट करो कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, इसका वर्णन करो। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस पर इंपॉर्टेंट टिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एवरी टॉपिक पर लगाऊंगा तो समय ज्यादा निकल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना, वरना आप मात्र 15 रुपए की ई बुक परचेस कर लेना। मेरे प्यारे साथी, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप हर सब्जेक्ट की ले लोगे अगर आपने एक सब्जेक्ट की परचेस की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे ये सारे क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जल दुर्बलता क्या होती है, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन नोट करो कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, इसे
मतलब इससे मतलब ये किसे कहते हैं, ठीक है, जो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं किसे कहते हैं, है ना। भारत के सौर ऊर्जा के भविष्य कैसा है बताइएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आगे हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि पर्यावरण जो प्रदूषण होता है इससे आप क्या समझते हो। और ये क्वेश्चन तो यार हर लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग से हम पढ़ते चले आ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हर स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। 10वां नंबर कह रहा है कि जातिवाद क्या है। कह रहा है कि जातिवाद क्या है कि भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के पड़े प्रभावों का उल्लेख करो। बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस थे, एवरी क्वेश्चंस, ये जो 10 क्वेश्चंस लिए हैं ना, इन 10 क्वेश्चंस को आप तैयार करो और देख लेना इनमें से क्वेश्चंस अगर पेपर में ना आए तो आप कहना, है ना। और ऐसे ही मैंने भाई साहब यहाँ पर दीर्घ उत्तरी भी क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। और ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट बोर्ड में देखने को मिलेंगे, है ना। एवरी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं और आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आप ई बुक ले लेंगे तो आपको इनका आंसर भी मिल जाएगा। मात्र 15 रुपए प्राइस है, तो सोचना बिल्कुल भी मत, ठीक है। सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स तक कर देना, है ना। और आज जा करके डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक को परचेस कर लेना। फिलहाल पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। हर बार क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप प्रीवियस उठाकर देख लो, आपको यहां से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन हमारा क्यों प्रारंभ किया गया, किसने प्रारंभ किया गया था, किसने प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और उस आंदोलनकारियों के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। जो आंदोलनकारी थे उनके 4 प्रमुख कार्य, जो क्या होता है कार्य, है ना, कारण नहीं कार्य लिखिए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे से आप नोट करें, है ना, स्क्रीनशॉट कर लें। और मैं आपको आगे के वह सारे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% भाई आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसके बाद ना मानचित्र वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो डेफिनेटली उनको भी देखना और उनको तो जरूर तैयार कर लेना, छोड़कर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो यहां से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो, अगर 3rd नंबर में क्वेश्चंस की बात करता हूं तो क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था क्या होती है बताइएगा और इसके क्या कारण है यह बताइएगा। किन्हीं 2 का उल्लेख करो, बताइए। और मेरे प्यारे साथी, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर अभी आप ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा ना तब देख रहे हो, तो हो सकता हो मेरी टीम ने मिलकर के अभी ई बुक का जो टेम्पलेट है वह तैयार ना किया हो, तो थोड़ा सा समय लग सकता है ना। आप थोड़ा सा वेट करिए, आप F24 क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आप जब भी इस क्लास को देखेंगे ना तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़े दिन बाद मिलेगा क्योंकि अभी टीम पर वर्क चल रहा है, इस ई बुक पर वर्क चल रहा है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा समय देना पड़ेगा और आपको 75 रुपये में सारी ई बुक मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय मिट्टी टोटल कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे 8 प्रकार की, काफी सारे बच्चे कहेंगे 11 प्रकार की। तो जितने भी बच्चों को 8 प्रकार की लगता है कि 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में, तो वह कमेंट करेंगे। और जिनको लगता है 11 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में, तो वह कमेंट करेंगे। आगे नोट करो कि गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या हैं बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, इसको नोट करिए। और आगे 7 नंबर क्वेश्चन नोट करिए सभी प्यारे साथी कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। देखिए, गैर परंपरागत, अगर आपने यह क्वेश्चन तैयार कर लिया ना गैर परंपरागत, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, इस बात को मेरी समझ लेना, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संचार के जो साधन जो होते हैं ना, साधन, उनका वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चंस आप देख लेना कितनी बार पेपर में आया है, डेफिनेटली 100% ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और देखिए, राजनीतिक विज्ञान से यानी नागरिक शास्त्र से संघवाद कितना इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत ही नहीं है। संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। 5 से 6 सेट में पूछा गया था पिछले साल ये क्वेश्चन, है ना। नवा नोट करिए कि विकेंद्रीकरण क्या है, कि इसके लिए भारतीय संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई और किन्हीं 4 का उल्लेख करो। जल्दी से नोट कर लो। आगे नोट करो कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है, जल्दी से नोट करो। आगे नोट करो 11 नंबर क्वेश्चन, राजनीति में जाति किस प्रकार, जो राजनीति में जाति होती है वह किस प्रकार से अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित बताइए। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो राजनीति होती है उसमें तो धर्म ही सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। लोग धर्म की वजह से एक ही पार्टी को सपोर्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। मतलब
ना तो कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ना तो सही से चीज़ें हो पा रही हैं, लेकिन धर्म की वजह से वह एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप सभी को पता होगा कि हम लोग धर्म की वजह से केवल एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं, आप चलिए आगे के क्वेश्चंस नोट करिए। चलिए कराता हूं। तो भाई यहां से हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि राजनीतिक दल का तात्पर्य क्या है ना। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, इनकी विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है पेपर में, बताने की जरूरत ही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र शासन जो प्रणाली होती है ना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। लोकतंत्र शासन प्रणाली, जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं, एवरी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लेना, और इसके बाद मैं आपको इतिहास के जितने भी आपके यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, इतिहास के जितने भी आपके मानचित्र वाले क्वेश्चंस है ना, जितने भी आपके मानचित्र वाले क्वेश्चंस, वह मानचित्र वाले क्वेश्चंस मैं आपको अभी सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो आप क्लास में बने रहिएगा, है ना। क्लास को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। तो यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि क्लास ऑलरेडी ये मैं शूट कर चुका था बाद वाली, लेकिन अपने आप से ही हमारा माइक बंद हो गया, और क्या कह सकते हो, डाउन हो गया। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। सर्वेश भाई ने जब देखा, कहा लाइट माइक की बंद है, और वही सर्वेश भाई बैठ करके हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने क्लास तो शूट कर ली, पर आपकी तो क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिलहाल प्यारे साथी, मैं आपके साथ लगा रहूँगा पेपर तक, और आपको वह सारी चीज़ें दे दूंगा ना, जिन चीज़ों की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस आपके सीधा जो मैंने ई बुक में आंसर के साथ डाल रखे ना, ये वह क्वेश्चंस हैं। इनको बस मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर अगर मैं समझाता तो बहुत क्लास लंबी हो जाती। फिलहाल आप 15 रुपये क्यों सोच रहे हो यार, 15 रुपये में सोशल साइंस की ई बुक मिल जाएगी, है ना। और हाँ, एक बात याद रखना, जो सोशल साइंस की जो आप ई बुक लेंगे, या फिर किसी सब्जेक्ट की जो आप ई बुक लेंगे ना, उसमें आपको अपने F24 क्लासेस का लोगो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सर्वेश भाई का कहना है कि जो लोगो है वो हमारा रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके सर्वेश भाई का लोगो आपको देखने को मिलेगा ई बुक के अंदर। तो आप लोग क्या करना कि ये मत कमेंट करने लगना कि आपने अपना क्यों नहीं लगाया। भाई सर्वेश भाई ने का मत ये कहना था कि ई बुक में मेरी फोटो होनी चाहिए, है ना। तो सर्वेश भाई का लोगो आपको PDF में देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर वही चीज़ हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना, जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया ना, कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ बताइए। ठीक है, इसको नोट कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, भारत में तृतीय क्षेत्रक का क्या महत्व है, और कह रहा कि इसको बढ़ाने के लिए कोई 3 कारण बताइए। तो ये क्वेश्चंस आप बाकायदा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, आपके सारे जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, वह सारे क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वह आपके मानचित्र वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूँगा कि मानचित्र वाले क्वेश्चन को तैयार करने से पहले, है ना, इन सभी प्रश्नों को सबसे पहले अच्छे से नोट कर लेना, इनको तैयार कर लेना। इसके बाद क्या करना कि आप एक वीडियो देख लेना कि मानचित्र कार्य कैसे भरें, है ना, मानचित्र कैसे भरें, एक वीडियो देख लेना, और उस वीडियो में समझ लेना, देखना नहीं केवल समझ लेना कि मानचित्र में जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको भरा कैसे जाता है मानचित्र में, है ना। तो जब आप एक बार भरना सीख जाओगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को भरने पड़ेंगे पेपर में, क्योंकि बिना जब भरोगे नहीं, तो 5 में 5 नंबर इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये क्लास पूरी शॉर्ट हो चुकी थी, और 5 नंबर के क्वेश्चन भूगोल से आते हैं, तो तभी कर पाओगे, पूरे में पूरे नंबर ला पाओगे जब इनको भर पाओगे मानचित्र में। पेपर में भरने के लिए आते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं पूछता इनका। समझ में आया। तो सबसे पहला प्रश्न नोट करो कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो मद्रास में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप इन्हें नोट करके इनको पेपर देने जाना जरूर। ठीक है, तो वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास था हमारा। दूसरा, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, प्यारे साथी, वह हमारा लाहौर था। तीसरा हमारा कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह हमारा दांडी था। और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे गए, किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लेना, है ना। मानचित्र में ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर बताता हूं फिलहाल। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की। तो यहां पर जैसे कि बात कर रहा था कि कौन सा यहां पर हमारा होगा, तो चंपारण यहां पर देखिए। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था हमारा वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। तो आंसर इसका आप लगा लेंगे चंपारण। प्यारे साथी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि एवरी सब्जेक्ट की जो ई बुक आपको मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि एक ही लिंक पर क्लिक करोगे सारी मिल जाएंगे, नहीं, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक आपको अलग अलग मिलेगी। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एवरी सब्जेक्ट के सामने आपको एवरी सब्जेक्ट का लिंक दे रखा होगा। ठीक है, और जो भी हमारी PDF होंगी उसमें आपके
जो हमारे सबसे छोटे कह लो यहाँ पर जो हमारे सबसे छोटे मेंबर हैं वो हमारे कह लो जो अभी बीएससी कर रहे हैं हाल फिलहाल, ये हमारे सर्वेश भाई हैं। और सर्वेश भाई बीएससी कर रहे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं ये, और इनका ही लोगो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और ये आपकी ही उम्र के लगेंगे देखने में, पर ये आपसे बहुत उम्र में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर्वेश भाई हमारे दिखने में कैसे हैं, सर्वेश भाई की उम्र आप लोगों से कई ज़्यादा है, ठीक है, बस वो दिखने में छोटे लगते हैं फिलहाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह किया तो वह हमारा चंपारण था। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, और इन सभी का आपको मैप वर्क में आंसर भर के आना, तभी जाकर के आपको एक नंबर मिलेगा। बिना मैप वर्क में भरे ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। याद कर लेना लेकिन मैप वर्क में भरना सीख लेना फिलहाल, ठीक है। अब इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझाने की जरूरत नहीं है, समझाएंगे तो भाई समय निकल जाएगा। फिलहाल मैं समझा देता हूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे समझाते नहीं है, ठीक है। देखो, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह प्रारंभ किया था। तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था ना, वह हमारा जो स्थान था वह हमारा दांडी था, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन किसने चलाया, महात्मा गांधी जी ने ही चलाया था। तो इसके कार्यक्रम है ना, इसका जो कार्यक्रम था वो कहां पर स्वीकार किया गया था, तो लाहौर में, ठीक है। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग लिख लो यहाँ पर, असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो वह घटना कौन सी थी जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वह हमारी चौरी चौरा थी, इसको नोट कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है वह हमारा लखनऊ है, तो इसको नोट कर लीजिए। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तो हमारा इलाहाबाद है। तो एवरी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए प्यारे साथी। अब यहां पर देखिए जो ये क्वेश्चंस कराए ये सारे समाप्त नहीं हुए हैं, केवल हमने आपको अभी हिस्ट्री यानी इतिहास के वह क्वेश्चंस कराए जो मानचित्र के सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो ये क्वेश्चंस तो हो गए इतिहास के, है ना। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, और इनको तैयार करके जाओगे ना तो देख लेना 100% क्वेश्चंस आपके यहाँ से पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। चलो फिलहाल इसी तरीके से हम भूगोल वाले भी क्वेश्चंस देखेंगे और उनको भी आपको तैयार करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपके देखिए भूगोल के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भूगोल के क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेंगे। भूगोल के मानचित्र में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपको एक अलग चिन्ह दे रखा होगा, है ना, कि आपसे कहेगा इस चिन्ह द्वारा इस क्वेश्चन को भरिए, है ना, इस चिन्ह द्वारा इस क्वेश्चन को भरिए, है ना, इस चिन्ह द्वारा इस क्वेश्चन को भरिए। तो हर जब आप पेपर मिलेगा ना आपको, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको भूगोल वाले मानचित्र के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, प्यारे साथी मेरी बातों को सुन लेना, उनमें क्या होगा कि हर क्वेश्चंस को भरने के लिए एक अलग आपका चिन्ह दे रखा होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसी तरीके से माइंड में चीज़ें बनाते हुए चलनी है ना। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि पेपर में क्या क्या आपका आएगा, बस आप अपने भैया को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। एवरी वीडियो मेरी जो भी आती है बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, और जल्द ही मैं आपके लिए कल एक क्लास लेकर के आने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो जो हिंदी का होगा, जिसमें मैं आपको टॉप 25 हिंदी के टॉपिक बताऊंगा। और अगर आप वे टॉप 25 हिंदी के टॉपिक कवर कर लेते हैं तो हिंदी में आपके भी 70 आउट ऑफ 70 पक्के हो जाएंगे, है ना। यहां पर देखिए भूगोल का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन जो सागर बांध है ये किस नदी पर बना है, तो ये हमारे कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। तो नदी को हम लोग कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं पेपर में, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि भैया इस वाले क्वेश्चन को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा, किसमें, मानचित्र में, किसमें, मानचित्र में, है ना। हैदराबाद जो नगर है इसकी राजधानी, हैदराबाद जो हमारा नगर है इसका ये किस राज्य में पड़ता है, तो हमारा तेलंगाना में पड़ता है। भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो पारदीप लिख लीजिए, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिए। काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए, काली मिट्टी के किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए, तो महाराष्ट्र को दर्शा देंगे। नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि राजधानी जो हमारी राजस्थान की जो राजधानी है ना, इसको आप लोग बताइए क्या होती है, तो जयपुर होती है। लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम लिखिए, तो अरावली पर्वत, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ से ये 7 क्वेश्चंस आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस आपको भूगोल के मिलते हैं ना, इन सभी क्वेश्चंस की आप पार्टिकुलर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर से कर लें एक बार, है ना। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो चीज़ें फिर मज़ा नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं देना होता है, मानचित्र में सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो डेफिनेटली एक बार आप मानचित्र में सारे क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मानचित्र वाली भी लेकर के आ जाऊंगा, वरना आप किसी और चैनल से देख सकते हैं। लेकिन अपने हितेश भैया को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके हितेश भैया आपके साथ में
बोर्ड एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, है ना। कभी भी आप ये क्लास देख रहे हो बस अपने भैया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट की, है ना। मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है गुजरात, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे साथी कह रहा है कि गुजरात राज्य की राजधानी जो कि है वो हमारा नगर का नाम लिखिए, मतलब गुजरात राज्य के राजधानी जो नगर है उसका नाम लिखिए। तो हमारा जो नगर है राजधानी है वो हमारी गांधीनगर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था गुजरात की राजधानी बताइए, पर उसने कहा गुजरात की राजधानी जो नगर राजधानी है, राजधानी का जो नगर है वह बताइए। तो हमारा यहाँ पर गांधीनगर, है ना। गुजरात की गांधीनगर डायरेक्ट हमारी होती है राजधानी। फिलहाल क्वेश्चन तो घुमाकर पूछ ही लिया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अंतिम प्रश्न हमारे है इस क्लास का कि पटना किस राज्य में स्थित है? तो भैया बिहार में। और ये जो क्वेश्चंस है ना ये मैप वर्क में भरने हैं प्यारे साथी, इस बात को याद रख लेना, है ना। तो इतना अगर आप कर लेते हो ना, इतनी चीजें आप तैयार कर लेते हो ना, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बोनस टिप बताई इसके बारे में एक बार सोचते हो, और प्यारे साथी मैं तो कह रहा हूँ जो मेरी टीम ने मिलकर मेहनत की है ना, ये जो मेहनत है अगर आप सिर्फ इतना कर दोगे ना कि आप लोग सिर्फ इसको ले लेना, क्योंकि हमने चाहते हैं कि जो हमने मेहनत की है ना उस मेहनत से एक बार स्टूडेंट पढ़ें और उसको पढ़ करके वह टॉपर बने, है ना। तो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस इन सभी की ई बुक आपको प्यारे साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, और सभी की सभी ई बुक आप ले लेंगे तो 75 रुपये में आपको मिल जाएंगी। और इतने सस्ते में पूरे यूट्यूब पर देख लेना कोई नहीं दे रहा होगा। एक सब्जेक्ट का प्राइस आपका 15 रुपये रहने वाला है। तो एक बार अच्छे से दिमाग लगाना और अपने F24 क्लासेस वाले हितेश भैया और अपने जो सर्वेश भैया जी हैं इनके द्वारा और हमारे द्वारा मिलकर जो ई बुक बनाई गई है इसको आप एक बार ज़रूर लेना, है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आने वाले हैं वह वीडियो सेम आपकी इसी टॉपिक पर होगी, हिंदी की होगी, जहां मैं आपको 25 टॉपिक में आपको 70 में 70 पक्का करवा दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे। आप अपने भैया को सब्सक्राइब करके रख लेना, निरंतर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, हर प्रकार की वीडियो देता रहूंगा।